नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए कहर किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बरसता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश से पुंछ जिले के कई इलाकों में तबाही देखी गई है। सुरनकोट में दुकानें यहां तबाह होने की वजह से दुकानदार सड़कों पर आ गए हैं और चंडक में बाढ़ से लापता शख्स का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है और कई सड़कें व पुल भी प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं जिला पुंछ से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए सुरनकोट में किस तरह से तबाही का मंजर सामने आया है। देर रात वहां पर जिस तरह से तबाही देखते हुए बन रही थी और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि चंडक में बाढ़ से जो शख्स लापता हुआ है अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। कई सड़कें और पुल भी प्राकृतिक आपदा से यहां नष्ट हो चुकी है और भारी बारिश से पुंछ जिले के कई इलाकों में तबाही का मंजर देखा गया है। देर रात की अगर तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहे तो पूरी तरह आप देखिए किस तरह से वहां पर मंजर बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। कई सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं प्राकृतिक आपदा की वजह से और भारी बारिश की वजह से मंजर जो है वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है। लोगों में काफी परेशानी और साथ ही साथ खौफ का भी माहौल जो है वो देखा जा रहा है, जिसमें एक शख्स के घायल होने की खबर तो फिलहाल नहीं, लेकिन लापता होने की खबर जरूर सामने आई थी, जिसमें आप देखिए जो शख्स लापता हुआ है उसका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। जानकारी लगातार जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच में अभी तक इसका कोई भी सुराग सामने नहीं आया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला पुंछ से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए नदी नालों में किस तरह से पानी जो है वो उफान पर है, जल भराव लगातार होता जा रहा है और कई पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो लोगों को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कई वाहन यहां पर पानी में बह गए और काफी तरीके से लोगों को प्रशासन की तरफ से भी राहत पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बीच में आप देखिए तबाही किस तरह से जिला पुंछ के अंदर देखने को मिल रही है। साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से हालात जो है वो जिला पुंछ के सुरनकोट इलाके के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जमशेद मलिक ने ज्वाइन कर लिया। जमशेद, जिस तरह से आप देखिए रात के समय में भी तबाही का मंजर था, लेकिन अब तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है ताजा वहां पर? अब हालात खराब करके बिल्कुल बने हुए थे, जहाँ गाड़ियां भी बह गई थी, लोगों के घर के अंदर पानी दाखिल हुआ, दुकानों के अंदर पानी दाखिल हुआ और ये रात को कहना को बुलाना पड़ा लोगों को निकालने के लिए, बहुत ज्यादा पानी बढ़ चुका था। उसके बाद प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई देखने को मिली और सुबह होते होते हालात बिल्कुल अलग देखने को मिले, जहाँ व्यापार मंडल ने बंद की काल दे दी। उनका ये कहना था रोज के कारण सारा पानी मार्केट के अंदर दाखिल हुआ, लोगों के घरों के अंदर दाखिल हुआ, जिसके बाद उन्होंने बंद की काल दी थी। और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये हटाने के लिए प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है इस वक्त। और सुबह ही प्रशासन की तरफ से पहले ये ऐलान कर दिया गया था कि सड़कों के अंदर आज सब जो स्कूल हैं बंद रहेंगे, स्कूल सुबह से ही बंद रखेंगे थे। और आज जिसका व्यापार मंडल की बंद के काल के बाद दिमाग लोगों के लिए इंक्रोचमेंट हटाई जाए, जिसका हर बार नुकसान होता है और प्रशासन ने काम शुरू कर दिया इंक्रोचमेंट हटाने का। दूसरी तरफ अगर पुंछ की बात करें, पानी में काफी जब भाव बढ़ा और नदी में भी पानी का भाव काफी बढ़ा, जिसमें 2 लोग बह गए थे, जिसमें से एक को जख्मी हालत में बचा लिया गया था और दूसरे की तलाश इस वक्त भी जारी है। आगे तक उसकी कोई लेकिन जमशेद, अभी अपडेट जो है वो ये भी सामने आ रही थी कि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इतना पानी कहां से आ गया अचानक। बारिश तो हो ही रही थी, लेकिन अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि कहीं पर बादल ना फटा हो। बिल्कुल प्रशासन ने बादल फटने से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि 1.5 घंटा तकरीबन बारिश हुई, पानी बहुत ज्यादा हुआ। उसकी बड़ा कारण ये भी है कि जितने नालियां हों या जो ड्रेन सिस्टम जो बनाए गए थे उन सब पे इंक्रोचमेंट की थी, उनके ऊपर दुकानें हों या घर हों या वो बंद पड़ी हुई, क्योंकि जमशेद एकदम से इतना पानी भर जाना पूरे इलाके के अंदर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। और अगर ये ड्रेनेज सिस्टम की वजह से हुआ है तो फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस तरह से वहां पर काम कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब पल्ला नहीं झाड़ सकता है प्रशासन? देखो बोलिए, प्रशासन पल्ला नहीं झाड़ सकता। उसकी बड़ी वजह ये ड्रेनेज सिस्टम जिसका पहले ही खड़ा पड़ा होता, कई देर से मांग की जा रही है। 11 साल हो गए सुरनकोट की म्युनिसिपलिटी को बने हुए, मगर लोगों की तरफ से बार बार ये मांग की जा रही थी इंक्रोचमेंट हटाई जाए। इंक्रोचमेंट ना हटाने के कारण ये सारा विवाद जो रात को पड़ा है तो उसका कारण भी सबसे बड़ा ये। दूसरी बड़ी बात है कि पहाड़ी इलाका पानी का पानी निचले इलाकों की तरफ आया, जिस कारण ये सैलाब जैसी सूखे हाल बन गई। तो कई लोग हमने रात को रोते हुए पोस्ट में भी देखे, जिनको प्रशासन की तरफ से थोड़ा सा दिलासा भी दिया जा रहा था। मतलब हालात बहुत ज्यादा रात को खराब देखने को मिले। कितने खराब हालात हुए के बाद में सेना को लाना पड़ा। सेना की तरफ से 16 RR की जो टीम थी वो भी पहुंची, उन्होंने भी लोगों को साथ में बाहर निकाला। कई जगह लोग फंसे थे उनको निकाला।
मगर प्रशासन को इस बात का एहसास आज सुबह ये मान सकते हैं हम जरूर हुआ है, जिसके बाद इंक्रोचमेंट को हटाने का इस वक्त सिलसिला प्रशासन। और कितनी इंक्रोचमेंट अभी तक हटाई गई है? इंक्रोचमेंट की जहां तक बात है, बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट है, उसको हटाने का काम काफी अच्छे से 1 घंटा उसको इंक्रोचमेंट हटाने का काम है, क्योंकि कई जगह लोगों की तरफ से मजम्मत भी देखने को मिल रही है। मगर अगर प्रशासन ये कदम पहले उठा लेता तो इतना नुकसान ही नहीं होता, क्योंकि प्रशासन ने खुद ये बात मान लिया कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि सुरकोट के अंदर करोड़ों का नुकसान हुआ, पुंछ के अंदर ये कह सकते हैं कल से जो 17 साल का एक लड़का है जफर अहमद, वो पानी में डूब गया था, उसकी अभी तक कोई तलाश उसकी दी जा रही है। मगर ये भी कह सकते हैं जानी माली नुकसान दोनों। क्या कोई एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम या फिर गोताखोरों को वहां पर बुलाया गया है कि सर्च ऑपरेशन चलाया जाए कि आखिर कहां पर वो बच्चा है? बिल्कुल एनडीआरएफ की टीम की बात करें, सर्च ऑपरेशन बात करें, क्योंकि 3 दिन पहले हम अगर देख लें, 3 दिन पहले भी पुंछ में इसी तरह के हालात देखने को मिले थे, जहां 50 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें सिर्फ सेना की मदद ली गई थी। आज पानी में बहाव थोड़ा जरूर कम है, मगर हालात ऐसे हैं कि पुंछ की नदी की अगर जहां तक बात करें तो थोड़ी दूर के बाद ये नदी जो है पाकिस्तान चली जाती है, और इस कारण ये भी काफी परेशानियां रहती है। मगर सुबह से तलाश लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि नदी में पानी का बहाव बिल्कुल बहुत ज्यादा है। पानी बढ़ने का कारण दूसरा ये भी था कि दूसरा सोमकोट और मंडी के अंदर भी बारिश तेज हुई। सोमकोट का पानी भी पुंछ की नदी की तरफ आता है और मंडी का पानी भी पुंछ की नदी में आता है। और जो इतना ज्यादा नुकसान हुआ है जमशेद, क्या उसकी भरपाई यहाँ पर प्रशासन करेगा? कब तक करेगा? क्या मुआवजे को लेकर कोई यहाँ पर अभी काम किया गया है? नुमाइंदे पहुंचे हैं? क्योंकि बिल्कुल लोगों की तरफ से सुबह से ही ये पहली मांग की जा रही थी, खास करके व्यापार मंडल ने ये पहली मांग रखी थी कि इंक्रोचमेंट हटाओ और लोगों का नुकसान का मुआवजा दो। देर रात को हमने देखा एसडीएम सुरनकोट हो या एडिशनल डीसी पुंछ हो, ये दोनों मौके पर पहुंचे हुए थे, हालात का जायजा भी ले रहे थे, मगर अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि इसके लिए पहले एक जायजा लिया जाएगा, जायजा लेने के बाद नुकसान का पूरा कंट्रोल किया जाएगा, उसके बाद मुआवजा दिया जाएगा। मगर प्रशासन ने एक बात जरूर मानी है कि सुरनकोट के अंदर करोड़ों रुपए का नुकसान रात को हुआ। और युवक जो लापता हुआ है उसके लिए क्या अभियान चलाया गया प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल जो लड़का लापता है उसके लिए सुबह से अभियान चल रहा है। पुंछ के नाले के अंदर हो या निचले इलाकों की तरफ हो, जलास इलाके तक भी इस वक्त टीमें ढूंढ रही है। दोबारा सेना की मदद वहां भी ली जा सकती है, क्योंकि ये इलाका बहुत बड़ा इलाका है, जिसमें सेना की मदद के बगैर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सेना के पास वो गोताखोर वो एक्सपर्ट होते हैं जो नदी के अंदर जाते हैं। क्योंकि पिछली बार हमने देखा 3 दिन पहले ही सेना की तरफ से कंडक के अंदर जो लोग फंसे हुए थे 30 के करीब, उनको भी सेना ने ही रेस्क्यू किया था वहां से। अभी तक एनडीआरएफ टीम की और पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। जमशेद बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से जिला पुंछ के अंदर सुरनकोट इलाके में यहाँ पर हालात जो है वो बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से कमर कसे हुए है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और किस तरह से वहां पर कदम उठाता है। लेकिन एक युवक के जो लापता होने की खबर सामने आई है, उसके सर्च के लिए यहाँ पर तलाशने के लिए भी काम किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में अगर आप देखें कि जितना भी लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरह से अब प्रशासन करेगा, ये बड़ा सवाल है। और आरोप ये भी दागे जा रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम ना सही होने की वजह से ये खामियाजा यहाँ पर भुगता गया है। तो पूरी तरह से आप देखिए संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिर कहां पर कमियां रह गई थी जिन्हें पूरा करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू में भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से धरना प्रदर्शन यहां पर शुरू कर दिया गया है। जम्मू में पूरे संभाग के अंदर आप देखिए 10 जिलों के जो पीएचई डेली वेजर्स हैं वो धरना प्रदर्शन कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। और डेली वेजरों ने आज से आंदोलन को एक नया रूप दे दिया है। चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर डेली वेजर्स ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और जम्मू के महत्वपूर्ण स्थलों पर भी देखिए किस तरह से वो यहाँ धरना जो है वो देंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरे जम्मू संभाग के जो पीएचई के डेली वेजर्स हैं, जल शक्ति विभाग के जो डेली वेजर्स हैं, वो अब कहीं ना कहीं रोष में आते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तस्वीरों में देखिए पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से अगर काम नहीं किया जा रहा है तो लोगों के अंदर किस तरह से रोष, क्योंकि जो डेली वेजर्स हैं वो काफी तरीके से परेशान हो चुके हैं। और चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर आज धरना प्रदर्शन यहां पर शुरू कर दिया गया है। एक नया रूप यहां जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों ने इस पूरे धरने को दे दिया है। इससे पहले कई बार काम छोड़ो हड़ताल की गई और कई बार चेतावनी भी जारी की गई कि पानी की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इस बीच में प्रशासन ने कोई कदम यहां पर नहीं उठाया है। और उसके बाद 22 दिनों का मानदेय इन लोगों को दिया गया था, लेकिन उस पर भी इन्होंने आरोप लगा दिया और पूरी तरह से निशाना जो है वो साध दिया जिला सांबा के अंदर। लेकिन आज आप देखिए जम्मू के अंदर पूरे संभाग के
जल शक्ति विभाग के जो डेली वेजर्स हैं वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और डेली वेजरों ने आज अपने प्रदर्शन को एक नया रूप यहां पर दे दिया है, जिसमें चीफ इंजीनियर कार्यालय का घेराव लगातार वो करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाहर आप देखिए किस तरह से धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन हरकत में आएगा, एलजी प्रशासन इस पर कोई गौर फरमाता है या नहीं। ऋतिका ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। ऋतिका, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर बार डेली वेजर्स जो है वो धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन एक नया रूप आज दिया गया है। पीएचई के जो चीफ इंजीनियर हैं उनके कार्यालय के बाहर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। भैया जो प्रदर्शन हुए थे अलग अलग आज का जो प्रदर्शन है जम्मू में जम्मू संभाग के जितने भी डेली वेजर हैं वो आज सड़कों पे पहुंचे हैं और आज वो प्रदर्शन जो है संग्राम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ऋतिका, सवाल यहाँ पर यह है, कई बार धरने प्रदर्शन हो चुके हैं, काम छोड़ो हड़ताल यहाँ पर हो चुकी है, उसके बाद चेतावनियां भी जारी की गई थी। जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत थी उस वक्त भी चेतावनी जारी यहाँ पर की गई थी कि पानी की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या कुछ आश्वासन मिला और क्या लगता है कि आज कोई प्रशासन की तरफ से यहाँ पर आश्वासन देखने को मिल सकता है? आश्वासन इससे पहले भी मिल चुके हैं, पर इनका कहना है कि इस बार आश्वासनों से ये नहीं मानेंगे। इससे पहले भी जब जब प्रदर्शन हुए हैं, प्रदर्शन को बंद करवाने के लिए आश्वासन दिए जाते थे, पर उसपे काम जो है ग्राउंड रियलिटी ये निकल के आती है कि उसपे काम को भी नहीं किया जाता। तो इसीलिए आज के प्रदर्शन को आगे लेते जाते हुए इनका एक ही बात है कि जब तक सरकार असल में इनके मसले को नहीं सुलझाएगी, इनका प्रदर्शन आज का जो है वो आज थमने वाला नहीं है। क्या मानदेय को लेकर भी कोई बातचीत हुई है ऋतिका? क्योंकि जिला सांबा के अंदर 22 दिनों की मानदेय को लेकर भी आरोप लगा दिए थे, आज क्या इस पर कोई बातचीत हुई है? जी, आपसे बात हो रही है। ऋतिका, सवाल यहाँ पर यह है कि जिला सांबा के अंदर कुछ दिन पहले 22 दिनों की मानदेय को लेकर आरोप लगाए जा रहे थे, क्या आज इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिला सांबा में भी जो है वो प्रदर्शन लगातार चल रहे थे और जम्मू के हालात भी कुछ इस प्रकार से बन चुके हैं कि यहाँ पे लोगों को विश्वास नहीं रहा सरकार पे। जो इन्हें आश्वासन दिए जाते हैं उन आश्वासनों पर भी विश्वास पूर्ण रूप से उठ चुका है। तो पहले भी जो एलजी प्रशासन से इनकी बात हुई थी, उसके बावजूद भी काम नहीं किया जा रहा है। इनकी जो डिमांड है वो भी पूरी नहीं की जा रही है। एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि इनकी डिमांड जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है उसी के साथ जो पेंडिंग वेजेस है और साथ ही साथ सैलरी को एनहांस करने की बात जो है वो इनकी की जा रही है, क्योंकि 6 से लेकर 7,000 के बीच में महीने के हिसाब से इनकी सैलरी रखी गई है और वो भी कई महीने हो चुके हैं जिनकी सैलरी अब तक इन तक नहीं पहुंची और गरीब परिवारों से, गरीब तबके से ये लोग आते हैं और इनका मसला नहीं सुलझाया जा रहा है। तो सरकार पे सवाल उठते हैं, तो तमाम सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ और एलजी प्रशासन के खिलाफ जो है नारेबाजी हमें देखने को मिली। पर बड़ा प्रशासन की तरफ जो रुख इनका रहेगा आज का वो हमें देखने को मिलेगा और नाराजगी जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट से आए हुए जितने भी डेली वेजर है उनकी नाराजगी भी इस प्रदर्शन के जरिए हमें देखने को मिलेगी। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से डेली वेजर्स का जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर है और इस बार वो बिल्कुल भी मानने वाले नहीं है और अपनी मांगों को उन्होंने यहाँ पर सामने रखा है कि रेगुलाइज उन लोगों को किया जाए जल्द से जल्द। और आपको ये भी बताते चले कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो इससे भी उग्र आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो इस पर एलजी प्रशासन को भी गौर फरमाने की जरूरत है, जहां बड़ा दावा पेश कर रही है सरकार कि पूरा काम जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है, लेकिन आप देखिए युवा जो है वो किस तरह से सड़कों पर हैं, डेली वेजर्स किस तरह से सड़कों पर हैं, तो जिनकी तरफ गौर फरमाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और सांबा में भी आप देखिए किस तरह से एक्शन मोड में यहाँ पर प्रशासन भी देखा गया था, लेकिन उस बीच में सांबा की राजपुरा तहसील में पीएम आवास योजना से कई परिवार लगातार अभी तक यहाँ वंचित हैं और गिरने की कगार पर अब इनके कच्चे मकान यहाँ पहुंच चुके हैं और प्रशासन के अधिकारी मात्र फोटो सेशन करके अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर निभा रहे हैं। पूरी तरह से आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि जिला सांबा के अंदर जो बड़ी बड़ी योजनाएं और परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लोगों तक कितना लाभ पहुंच रहा है वो आज आप देखेंगे, क्योंकि साफ तस्वीरों में आप देखिए इस घर की क्या हालत है, किस तरह से यहाँ पर ये मकान बनाया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आखिर इन लोगों को क्यों नहीं मिला,
ये बड़ा सवाल आखिर यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब गिरने की कगार पर ये घर पहुंच चुका है। और सांबा की राजपुरा तहसील की बात हो रही है, जहां पर पीएम आवास योजना से कई परिवार वंचित हैं और प्रशासन के अधिकारी मात्र आप देखिए किस तरह से पहुंचते हैं, फोटो सेशन होता है और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पर जो पल्ला है वो भी झाड़ा जाता है। क्योंकि अक्सर आरोप आम लोगों की तरफ से ये लगाए जाते हैं कि जब भी सरकारी मुलाजिम से कोई बात करता है तो किस तरह से फोटो सेशन यहाँ पर होता है। ये सारे आरोप यहाँ आम लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर राजपुरा तहसील में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कोई भी लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई परिवार अभी भी वंचित हैं, जिन पर गौर फरमाने की जरूरत थी। गिरने की कगार पे अब इनके घर पहुंच चुके हैं और प्रशासन के अधिकारी मात्र शोपीस यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बनकर तो बैठे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ फोटो सेशन होता है और उसके बाद अपने काम को किस तरह से निभाया जाता है, ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। ऋषि खजूरिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। ऋषि, जिस तरह से बड़ा दावा पेश किया जाता है सरकार की तरफ से कि जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो जमीनी सतह तक पहुंच रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें तो उसकी पूरी तरह से पोल जो है वो ये तस्वीरें ही खोल रही हैं। आखिर क्यों वहां पर अभी तक इन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने के लिए अभी भी कई ऐसे बीपीएल परिवार हैं जो इस योजना का लाभ नहीं ले पाए और इस योजना से वो वंचित हैं। और हमने न सिर्फ आज बल्कि इससे पहले भी कई अलग अलग इलाकों में दौरा किया है और कई बीपीएल परिवारों से हमने मुलाकात की है, जिनके घर कहीं ना कहीं ऐसी बदहाली का शिकार हो चुके हैं कि वो घर कभी भी गिर सकते हैं। किसी घर की छत नहीं है, किसी घर की छत अगर है तो वो टपकती हुई नजर आती है बारिश के पानी से और वो छत भी गिर सकती है। इसी को लेकर ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की गई थी, लेकिन अभी तक अगर देखें तो कोई इसकी जो परसेंटेज सामने आती है, मुझे लगता है कि इतनी हमें नेग्लिजेंसी देखने को मिल रही है कि इस परसेंटेज को अभी तक पूरा ही नहीं किया गया है। यहाँ पर ऐसे घर हैं जो आज भी लगातार बदहाली का शिकार हुए हैं और राजपुरा तहसील में कई ऐसे घर हैं जहां पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ तमाम लोगों को नहीं मिल पाया है। और इस घर की मैं बात कर रहा हूं जहां पर हमने ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की है, तो वहां जो इस घर के स्थानीय व्यक्ति हैं, जो इस घर के मालिक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 5-6 साल से लगातार चक्कर काट रहा हूं ब्लॉक के। वहां कहा जाता है कि आज आएगी, कल आएगी एड, लेकिन वो नई किस्त नहीं मिल पा रही। और वही बताया जा रहा है कि फोटोग्राफ कई बार खींचकर अधिकारी लेकर जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई अमली जामा उसको नहीं पहनाया जा रहा है। और आज हालत ऐसी हो चुकी है कि उस व्यक्ति की इतनी कोई अगर देखें तो फाइनेंशियली कंडीशन कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। दिहाड़ी लगाता है, दिहाड़ी लगेगी तो घर का गुजारा चलेगा, और अगर दिहाड़ी लगाकर घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं तो फिर इसीलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभ इस तरह के लोगों को मिलने चाहिए थे, नहीं मिल रहे हैं। और इस योजना के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि अधिकारी जो कहते हैं कि कभी जियो टैगिंग हो चुकी है, कभी कहते हैं कि आपके रिकॉर्ड में कल ये अपडेट हो जाएगा, लेकिन इसको लेकर कोई पिक्चर क्लियर जो वो प्रशासन की तरफ से भी नहीं की जा रही है। और आज कई परिवार ऐसे हैं जो वंचित है इस योजना से। यानी ये कहा जा सकता है ऋषि कि आप योजना लाते हैं लेकिन जमीनी सतह तक अगर वो पहुंचती है नहीं पहुंचती है, उस पर चेक लगाने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से कहा गया था कि हर एक व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा। अधिकारी कहते हैं कि हम लाभ लगातार इनको देने की कोशिश कर रहे हैं। अब पीछे से इसकी इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है, ये भी देखना होगा। क्या जियो टैगिंग जब की जाती है तो क्या प्रॉपर तरीके से वो जियो टैगिंग की जाती है? और हमें याद है कि एक बार पहले भी हम इसी इलाके में इस तरह की स्टोरीज कवर करके आए थे, तो उन्हें पिछले 1 महीने पहले जो एक किस्त जो है वो जरूर मिली है। तो कहीं ना कहीं विलंब काफी ज्यादा हो रहा है। जितना विलंब किया जा रहा है उतनी देर में यहाँ नुकसान जी हो रहा है कि जिस तरह से बरसात हो रही है, तमाम ऐसे घर हैं बीपीएल परिवारों के जो बरसात के कारण ढह जाते हैं, उनकी छतें गिर जाती हैं और वो इस हालत में नहीं होते कि वो अपने तरफ से पैसा लगाकर आपको नहीं लगता कि प्रशासन की तरफ से एक ऐसा नुमाइंदा यहाँ पर रखना चाहिए जो पहुंचे और पूरी तरह से रेकी करे, नुमाइंदा अपना काम जो है वो अच्छे से करे, रिपोर्ट अच्छे से सबमिट करे? क्या लगता है कि होमवर्क करने की जरूरत है अभी भी प्रशासनिक आला अधिकारियों को? देखिए, पंच सरपंचों से बड़ा नुमाइंदा और कौन हो सकता है? अगर ऊपर डालते हैं, ऊपर सही रिपोर्ट ऊपर देते हैं तो शायद जरूर होगी। अब देखना ये कि कार्यप्रणाली किस तरह से है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइजनिंग की भी कई बार हम देखते हैं कि कमी आ जाती है, जिस लाइजनिंग की कमी के चलते तमाम बीपीएल परिवार सफर होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमने देखा कि पंच सरपंचों से यहाँ लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी के जो सरपंच अभी हाल ही में बने थे वो तो चलिए एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी कई कोशिशें की गई, लेकिन वो कोशिशें रंग नहीं लाई है। और आज कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लियरेंस जो वो प्रशासन को भी देनी होगी, तमाम नुमाइंदों को जो रिपोर्ट है वो डालनी होगी और टाइमली रिपोर्ट जो वो सबमिट भी करानी होगी, ताकि वक्त पर इस योजना का लाभ तमाम बीपीएल परिवारों को मिल जाए।
हालात इन घरों की बनी हुई है, तो वो हालात बद से बदतर है। किस तरह से अपना गुजर बसर यहाँ पर कर रहे हैं, ये भी हैरानी की बात है। रसोई घरों की हालत खस्ता है, तमाम कमरों की हालत खस्ता है। ना सिर्फ एक घर बल्कि तमाम ऐसे परिवार हैं जो लगातार गुहार लगा रहे हैं। मतलब पंच सरपंचों को भी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपको जिताकर यहाँ पर सामने रखा गया है, नुमाइंदा बनाया गया है, तो अपनी जनता का ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिसमें कहीं ना कहीं नाकामी इन लोगों की भी सामने आ रही है और उसके साथ साथ प्रशासनिक आला अधिकारियों की भी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो जिस पर काम करने की जरूरत है पंच सरपंचों को भी और प्रशासनिक अधिकारियों को भी, और देखने की जरूरत है कि जो योजना चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, एक बड़ा दावा पेश किया जा रहा है, लेकिन जमीनी सतह पर वो कितना लाभ दे पाई है आम जनता को, इस पर चेक लगाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, वो आपको किश्तवाड़ लिए चलेंगे और किश्तवाड़ के जेलिना इलाके में ही यहाँ बीच सड़क पे एक महिला द्वारा यहाँ हाईटेक वोल्टेज ड्रामा कर दिया गया, जिसके बाद वो चर्चा का विषय बन गया है। और दरअसल पुलिस को एक हिट एंड रन मामले में इस महिला की तलाश थी, जिसे पुलिस ने जलीना इलाके से ही लगाए गए नाके पर पकड़ लिया है। इस दौरान इस महिला ने वहां मौजूद एक महिला पत्रकार को भी आरोपी महिला ने अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी थी और मामला संगीन होता देख यहां लेडी पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया है, जिसके बाद आरोपी महिला ने यहां बीच सड़क में जिस तरह से आप देखिए तमाशा शुरू कर दिया है और लेडी पुलिस ने भी कड़ी मुशक्कत के बाद इस महिला को गाड़ी से निकालकर हिरासत में ले लिया, जिसके बाद इस महिला ने यहां पर गाली गलौज करना शुरू कर दिया और इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी की पहचान यहां पर निशा देवी निवासी ब्राबादूल किश्तवाड़ के रूप में की गई है। तो साफ तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर यह काम किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने शहीद पायलट आदित्य बल की ही, आप देखिए ये आदित्य बल है, जहां पर उनके परिजनों से भेंट उन्होंने की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने शहीद पायलट को अपनी श्रद्धांजलि दी और शहीद के परिवार से शोक प्रकट किया। और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि पूरा देश इन शहीदों का कर्जदार रहेगा, जिन्होंने देश की सुरक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। वहीं पूर्व मंत्री व प्रदेश के उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में यहां पूरा देश शहीद के परिवार के साथ खड़ा है और उन्होंने यह भी कहा कि देश के नागरिकों की जान बचाने की खातिर जिस परिवार के बेटे ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, देश उसकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरएसपुरा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद जुगल किशोर शर्मा, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व श्यामलाल चौधरी जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनके साथ यहां भाजपा के जिला आरएसपुरा के प्रधान हरभजन सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान पूर्व कृषि अधिकारी आनंद कालिया और उनके समर्थकों ने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थामा और इन सभी का सांसद और पूर्व मंत्री ने पार्टी में जोरदार स्वागत किया है। इस अवसर पर सांसद जुगल किशोर शर्मा और वो पूर्व मंत्री ने भी यहां कहा कि आनंद कालिया और उनके समर्थकों की पार्टी में शामिल होने से आरएसपुरा में पार्टी मजबूत होगी और आगामी चुनावों में भाजपा के प्रत्याशी भारी बढ़त लेकर सफल होंगे। जनता पार्टी की प्रचंड लहर जम्मू कश्मीर में चल रही है देश के साथ साथ। तो आज आपने देखा कि बहुत ही एक सीनियर ऑफिसर एग्रीकल्चर से जो रिटायर हुए हैं और आरएसपुरा सुचेतगढ़ के रहने वाले हैं आनंद कालिया जी, उन्होंने सैकड़ों अपने समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हम भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत करते हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और नरेंद्र भाई मोदी जी की कार्यशैली को देखते हुए हर आदमी के मन में ये बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इस देश के विकास और मान सम्मान के लिए अपना पूरा समय दे। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में इनका वेलकम करते हैं। तकरीबन 35 साल मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में दिए हैं। अपने गरीब फार्मर्स, गरीब लोगों के साथ रहा हूँ। मैं उनकी मजबूरियाँ अच्छी तरह समझता हूँ कि उनके कौन कौन से छोटे छोटे मसले होते हैं, लेकिन वो दर बदर घूमते रहते हैं।
मैं इन सबको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जो नारा मोदी प्राइम मिनिस्टर, हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिया है, जय का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। केंद्र के आने से हमारा आरएसपुरा जिला और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर होगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।